बच्चों, हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसे हम स्टडी कर चुके हैं। आज हमने यह समझना है कि यदि किसी रेजिस्टेंस को किसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमने एक रेजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसे एक ईएमएफ सोर्स E0 sin ओमेगा t से कनेक्ट किया। तो माना किसी टाइम t पर धारा का मान I है। तो यदि किसी टाइम t पर धारा का मान I है और वह धारा जब इस रेजिस्टेंस से होकर फ्लो करती है तो एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है और वह पोटेंशियल ड्रॉप होगा V = IR। अगर हम इस लूप की बात करते हैं तो यह एक बंद लूप है। इस बंद लूप में हम किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लूप रूल, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स है E0 sin ओमेगा t और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R है। उस टाइम t पर जो करंट थी वो I थी, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया IR, अतः E0 sin ओमेगा t इज इक्वल्स टू IR। अब देखिए, जब हमने किरचॉफ लूप स्टडी किया था वहां पर इंस्टेंटेनियस हमने नहीं देखा था। वहां पर जब हम किरचॉफ लूप को स्टडी करते हैं तो वहां आप एक डीसी सोर्स का यूज करते हैं। कुछ हम इस तरह से बैटरीज कनेक्ट करते हैं जबकि जो कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाता है, जबकि यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग सोर्स यूज किया हुआ है तो उसकी वजह से जो आपको ईएमएफ मिल रहा है वह टाइम पे डिपेंड है। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर टाइम पर हम ईएमएफ लेंगे और उसी टाइम पर हम करंट और उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे। तो यदि हमें धारा का मान ज्ञात करना है I, तो हो जाएगा E0 अपॉन R, यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा t। E0 है ईएमएफ की पीक वैल्यू, तो ईएमएफ E0 अपॉन R, पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस हमें देगा पीक वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि I इज इक्वल टू है V अपॉन R अगर हम DC के लिए बात करते हैं, और अगर हम AC के लिए बात करते हैं तो I इज इक्वल टू E अपॉन R आएगा। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। तो इस प्रकार यदि हम एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ E किसी रेसिस्टिव सर्किट में अप्लाई करते हैं, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, तो जो हमें करंट मिलती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को स्टडी करें तो हम यह देखते हैं कि जो नेचर ईएमएफ का है वही नेचर करंट का भी है। अब यदि हमें इसे कर्व के फॉर्मेट में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें कुछ इस प्रकार के कर्व मिलते हैं। इसको कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी हम पहले सीख चुके हैं, क्योंकि ये साइन कर्व है तो आपका इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा। तो जिस समय, अब दोनों ही साइन कर्व है, तो जिस समय ईएमएफ 0 होगा करंट भी 0 होगा। टाइम t पर यानी थीटा 0 है तो आपका करंट और ईएमएफ दोनों ही 0 होंगे। जब आप थीटा इज इक्वल टू π/2 लेंगे तो उस समय में हमें करंट, पहले ईएमएफ मैक्सिमम मिलेगा तो करंट भी मैक्सिमम मिलेगा। फिर एंगल पाई के लिए करंट भी 0 है, ईएमएफ भी 0 है। 3π/2 के लिए दोनों अपोजिट साइड मैक्सिमम आएंगे और 2π के लिए अब ये दोनों 0 हो जाएंगे। दोनों पीरियोडिकली अपने को चेंज कर रहे हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर मेरे को एक मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, दूसरा डॉटेड ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने डॉटेड ग्रीन लाइन के कर्व को ही ईएमएफ का कर्व दिखाया है और रेड वाले को करंट का कर्व दिखाया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि मैंने इसको E दिखा लिया, इसको I दिखा लिया। तो इसको समझिए, जो ईएमएफ है, ईएमएफ की पीक वैल्यू है E0, जबकि करंट की पीक वैल्यू है E0 अपॉन R। E0 मतलब E0 अपॉन R मीन्स करंट की पीक वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू से हमेशा कम होगी। इसीलिए जिसका पीक ज्यादा होगा वो हमेशा ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा और जिसका पीक कम होगा वो हमेशा करंट को रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी एग्जाम में केवल कर्व गिवन होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कर्व करंट का है, कौन सा ईएमएफ का है, और कभी आगे आप स्टडी करेंगे पावर का भी आपको एक कर्व गिवन होता है। अब यदि हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फेजर डायग्राम में हम देखते हैं कि जो लाइन हमने
ईएमएफ के लिए ड्रॉ की है वही लाइन हमने करंट के लिए भी ड्रॉ की है, और हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही लाइन में एक साथ चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है फेज डिफरेंस, उसे हम आगे स्टडी करेंगे। हमें फेज डिफरेंस स्टडी करना है, तो फेज डिफरेंस को हम इजीली एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि माना हमारे पास एक पाथ है, उसमें एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में एक ड्राइवर है और एक गार्ड है। ड्राइवर जिस पाथ को फॉलो करेगा, गार्ड को उसी पाथ को फॉलो करना जरूरी है। यह गार्ड के लिए कंडीशन है। वह अपने आप से किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, भले ही वह कुछ समय के बाद उस पाथ को फॉलो करे। तो माना इनिशियली ड्राइवर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और गार्ड भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब ड्राइवर ने यहाँ से टर्न लिया और ड्राइवर अब नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लग गया है, जबकि गार्ड ईस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो यह है ड्राइवर की पोजीशन और यह है गार्ड की पोजीशन। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ड्राइवर जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में और गार्ड जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। इट मीन्स गार्ड और ड्राइवर के बीच में एक एंगल का, डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है और यही इसका फेज डिफरेंस है। अब ड्राइवर आगे आता रहा है, अब ड्राइवर यहाँ पहुंच गया है और गार्ड यहाँ पहुंचा हुआ है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में ड्राइवर भी नॉर्थ चल रहा है और गार्ड भी नॉर्थ चल रहा है। अब ड्राइवर यहाँ से पहुंच के यहाँ पहुंच गया, तो देखिए, तो ड्राइवर जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में जबकि गार्ड जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि गार्ड के लिए कंडीशन है कि उसे वही पाथ फॉलो करना है जो पाथ ड्राइवर ने फॉलो किया है, लेकिन उसमें एक टाइम डिफरेंस आ सकता है, उसे कुछ समय लगेगा उस पाथ को फॉलो करने में। तो इस वजह से ड्राइवर और गार्ड के बीच में कभी कभी एक फेज डिफरेंस आ जाता है। इसी प्रकार वोल्टेज और करंट के बीच में भी एक फेज डिफरेंस आ जाता है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में रहते हैं, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है। इसीलिए जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों को एक ही लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है, ईएमएफ है, उसी डायरेक्शन में करंट भी है। जबकि यदि प्योर कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो उनके बीच में एक फेज डिफरेंस आता है।